अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक स्वाध्याय माला में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के में कुछ थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी जी के कुछ आकस्मिक कारण से वह आज इस सभा में नहीं जुड़ पाए और उनकी अनुमति से मैं प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिन्हा जी को अध्यक्ष पद के लिए स्वागत करता हूं। साथ ही आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर देवानंद शुक्ल जी, जो कि दिल्ली के हैं और दिल्ली में किसान आंदोलन के कारण से, धरना प्रदर्शन के कारण से नेटवर्क सेवा बंद कर दी गई थी, इस कारण से वो भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय की ही सहमति से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के बौद्ध दर्शन विभाग के प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन को मैं मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूं। इसी के साथ कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रोफेसर श्रेयांश कुमार जी जैन सिंघई जी, जो कि जैन दर्शन विभाग के प्रोफेसर हैं और डीन हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम के कुशल संचालन के लिए अनुमति प्रदान करें। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक स्वाध्याय माला में मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे प्राकृतिक अध्ययन शोध केंद्र के ही शोधार्थी विद्वान डॉक्टर अमित कुमार जी को कि वह आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोये शब्दशाहुनम, एसो पंच नमोकारो सब्बभावपणाशनो, मंगलानां च शब्देशिं पडमं हवै मंग। डॉक्टर मणिंद्र जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है और आप दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें, ऐसा आपसे निवेदन है। नमो जनानाम, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। डॉक्टर मणिंद्र जैन जी द्वारा कार्यक्रम के पूर्व में दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। डॉक्टर मणिंद्र जी जैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके पश्चात मैं कार्यक्रम के जी मैं चाहता हूं कि हमारी ग्रैंड डॉटर, उसको हम अभी से ही धर्म सिखा रहे हैं, वो 4 लाइन बोलेगी भक्तामृत की। ठीक है, बोलिए सर। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। भक्तावर प्रणत मौलि मुनि समाना, उद्योतकं जलति पाहुतमु वितानं, सम्यक्रणं जिनपा देयुगं भवजले पतिताशनाना। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मंगलाचरण और दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं इस कार्यक्रम जो 11 जनवरी 2021 से लेकर के 25 जनवरी 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक स्वाध्याय माला भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय सभी को कराया गया और इस ग्रंथ में लोगों को व्याकरण और दर्शन के बारे में ही बताया गया। इसी कार्यशाला के आज समापन समारोह में हम सभी पधारे हैं। मैं आमंत्रित विद्वज्जनों का और विद्यार्थी जनों का और भी गणमान्य लोगों का स्वागत करने के लिए मैं विभाग के ही जैन दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्वागत भाषण के द्वारा इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन सर। जयप सिद्धे चौव्यहारायणा फलम पत्ति
वंदिता अर्हन्ति बोच्छम आराहणम कमसो। आज गणतंत्र दिवस है। इस राष्ट्रीय पर्व पर सभी को सुमंगल कामनाएं। पूर्व निर्धारित तथा वर्तमान संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मेरे 2 कर्तव्य दायित्व हैं। इन दोनों को एक साथ निभाने का प्रयत्न करूंगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के प्राकृत अध्ययन एवं शोध केंद्र द्वारा 16 दिवसीय या द्विसाप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय भगवदी आराधना विषयक प्राकृत स्वाध्याय माला के संपूर्ति समारोह में संयुक्त समुपस्थित आप सभी मनीषी विद्वानों, विदुषियों, स्वाध्याय प्रेमियों, ज्ञान पिपासियों का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। इस कार्यक्रम में देश विदेश के विविध क्षेत्रों प्रांतों से सम्मान्य बुद्धिजीवीगण तथा अकादमिक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण भी सम्मिलित हैं। समारोह में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मान्य वरिष्ठ आचार्यगण भी संयुक्त हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी कर रहे हैं। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में वरिष्ठ प्रोफेसर तथा विश्वविद्यालय के जैन, बौद्ध और सर्व दर्शन विभाग के संकाय अध्यक्ष हैं और जयपुर परिसर में जैन दर्शन विभाग अध्यक्ष हैं। आप इस स्वाध्याय माला के मार्गदर्शक भी रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी का अभिनंदन व स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। प्राकृत स्वाध्याय माला के इस संपूर्ति समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच संयुक्त हैं प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी। प्रोफेसर विजय कुमार जी लखनऊ विश्वविद्यालय में लखनऊ परिसर में बौद्ध दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं। पूर्व में लखनऊ परिसर में ही प्राचार्य तथा निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर विजय कुमार जी का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। प्राकृत स्वाध्याय माला के इस संपूर्ति सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में संप्राप्त हैं डॉक्टर मणीन्द्र जी जैन। डॉक्टर मणीन्द्र जी श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिगंबर जैन महासमिति एक अखिल भारतीय प्राचीन सामाजिक संस्था है जो समाज के विविध सामाजिक धार्मिक सरोकारों को सरोकारों में अपना विशिष्ट तथा सक्रिय योगदान करती है। मैंने अनेक सामाजिक अकादमिक मंचों पर मणीन्द्र जी को देखा है, सुना है। अभी अभी संवेद शिखर जी में जो घटना घटी उसका ये तत्परता से समाधान निकाल रहे हैं और उसमें संलग्न हैं। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करता हूं। प्राकृत स्वाध्याय माला के इस संपूर्ति समारोह में सारस्वत अतिथि के रूप में संयुक्त हैं प्राचार्य अरुण कुमार जैन जी। आप श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं। आप माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित संस्कृतज्ञ विद्वान हैं और वर्तमान में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं। राजकीय अकादमिक सेवा से निवृत्त होने के बाद जब से आप श्रवण संस्कृति संस्थान में नियुक्त हुए हैं तब से संस्थान में अकादमिक कार्यों में गुणात्मक वृद्धि भी हुई है। ऐसे मेरे अग्रज तुल्य प्राचार्य अरुण कुमार जी का सारस्वत अतिथि के रूप में स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए मैं विशेष प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। इस अंतरराष्ट्रीय स्वाध्याय माला में स्वाध्याय कराने वाले विद्वान हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन। इन्होंने उत्साह, लगन व निष्ठा व अध्यवसाय पूर्वक इस कार्य को पूर्ण किया है। इनकी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानने, समझने और उपयोग करने में विशेष रुचि व दक्षता प्राप्त है और उसका अधिकाधिक उपयोग करना भी जानते हैं। इसीलिए इस स्वाध्याय माला के अतिरिक्त इस कोरोना के संकट
वह भयाक्रांत माहौल में, वातावरण के काल को भी आपने अवसर में बदलकर अनेक सराहनीय कार्य किए हैं और डॉक्टर दर्शना जैन ने भी इन कार्यों के संयोजन में अपना सहयोग किया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भगवती आराधना विषयक स्वाध्याय माला के माध्यम से स्वाध्यायी, ज्ञान पिपासु, अध्यात्म प्रेमी सभी प्रतिभागियों को अधिकाधिक लाभ हुआ होगा। इस अकादमिक कार्य के लिए मैं प्राकृत अध्ययन एवं शोध केंद्र के पीडीएफ डॉक्टर सत्येंद्र जैन और डॉक्टर दर्शना जैन को बधाई देता हूं तथा धन्यवाद करता हूं और कामना करता हूं कि इन्हें अपने कार्यों का फल स्थायित्व के रूप में प्राप्त हो। इस अकादमिक समारोह में देश के विविध नगरों, महानगरों से शताधिक मनीषी, विद्वज्जन तथा विदुषियां संयुक्त हैं। मैं चाहता था कि मैं उन सभी महानुभावों का व्यक्तिशः नामोल्लेख पूर्वक परिचय देकर उनके प्रति स्वागत तथा अभिनंदन का भाव व्यक्त करूं, परंतु समयाभाव के कारण ऐसा करने में असमर्थ हूं। अतः क्षमा भाव पूर्वक इन सभी महानुभावों के प्रति सर्वतोभावे एक तंत्रेण स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। कमलेश जी के द्वारा प्रोफेसर कमलेश जी के द्वारा स्वागत भाषण किया गया। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और कार्यक्रम के अगले चरण में डॉक्टर प्रभात कुमार दास जी, जो कि प्राकृत शोध अध्ययन केंद्र के ही शोधार्थी विद्वान हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला संपूर्ति समारोह में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला के विवरण को प्रस्तुत करें। धन्यवाद। ओम श्री हरि। साध्यक्ष गुरु शिष्यातिथि परिपूर्णाम सभाम प्रणमामि। मुझे जो दायित्व मिला है कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए, उससे पूर्व इस अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्यायमाला कार्यक्रम के संयोजक तथा मुख्य डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभेच्छा अभिनंदन करता हूं उनका। और मैं एक बात, दो वाक्य बोलकर मैं इस विवरण को पढ़ना चाहता हूं। एक तो व्याकरण और दूसरा प्राकृत। जनसामान्य में स्वच्छंद रूप से लंबे समय तक व्यवहृत भाषा तथा उसके विशाल साहित्य को सार्वकालिक मानवीय व्यावहारिक परिधि में संरक्षित रखने का प्रयास संसार में केवल सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही हुआ है, जिसका की आदि संज्ञा व्याकरण के नाम से जाना जाता है, जो व्याकरण ही सर्वप्रथम भारतवर्ष में हुआ है। अब एक वाक्य में प्राकृत के बारे में कहना चाहता हूँ। प्राकृत एक ऐसी भाषा है जो भाषा के नवीन रूपों को नित्य प्रकटित करती हुई नव प्रतिभा के उन्मेष को जन जन में प्रज्ञा के फलक पर अवतरित करती रहती है। इसे प्राकृत, इसी का ही नाम प्राकृत है। स्वाध्यायमाला, इस अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्यायमाला का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राकृत अध्ययन शोध केंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्यायमाला का प्रारंभ दिनांक 11 जनवरी 2021 से होकर आज 25 जनवरी 2021 तक समाप्त हुआ। इसमें प्राकृत व्याकरण के साथ भगवदी आराहणा ग्रंथ के 4 अध्याय का स्वाध्याय डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन जी ने किया। इसके प्रारंभ में 220 अध्ययनार्थियों ने नामांकन कराए, जो भारत के महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा विदेश के टोरंटो, कनाडा, न्यूजर्सी, यूएसए, दुबई इत्यादि स्थान से अभ्यर्थनार्थियों ने भाग लिया। इस प्राकृत स्वाध्यायमाला में लगभग 100 से अधिक या 100 के लगभग अध्ययनार्थियों ने 15 दिनों तक निरंतर अध्ययन किया। परीक्षा में बैठे कुल 55 अध्ययनार्थियों में से 6 अध्ययनार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त की, 9 अध्ययनार्थियों ने द्वितीय स्थान तथा 11 अध्ययनार्थियों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत कार्यशाला स्वाध्यायमाला
डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन तथा डॉक्टर दर्शना जैन के अथक श्रम से सफल हो पाया है, जिसका सुफल देश तथा विदेश में बैठे सभी अध्ययनार्थियों को प्राप्त हुआ है। इसके लिए उनको भूरिशः धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात कुमार दास जी का, जो हमारे इस कार्यक्रम में, उनका भी यही कार्यक्रम है, अपना प्राकृत अध्ययन शोध केंद्र के द्वारा उन्होंने यह विवरण प्रस्तुत किया। इसके अगले चरण में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन साहब को, जो इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि हैं और हमारे प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन के द्वारा पहले ही उनका परिचय दिया जा चुका है। ये व्याकरण सिद्ध हैं और हमारी कोई भी शंका होती व्याकरण की तो हम इनसे ही फोन करके पूछते हैं। तो हमारे ऐसे प्रिय प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, जो कि श्रवण संस्कृति संस्थान के प्राचार्य हैं, और हमारा भी सौभाग्य रहा है कि हम भी उसी संस्थान से पढ़ करके आज देश में सर्विस कर रहे हैं और धर्म का प्रचार प्रसार और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वैसे प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह अपने वक्तव्य के द्वारा हम सबको कृतार्थ करें। प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन साहब। भवबीजांकुर जनना। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। भवबीजांकुर जनना रागाद्याः क्षयमुपागताः यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। इस सारस्वत समारोह के माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर श्रेयांश कुमार जी सिंघई महाभाग, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा हमारे अनन्य मित्र प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन लखनऊ, कार्यक्रम के मुख्य विशिष्ट अतिथि जो जैन समाज के सभी पक्षों में कहना चाहिए उन्हें तीर्थ रक्षा की ओर भी उनका प्रयत्न रहता है, समाज सेवा में भी अग्रणी रहते हैं। और अभी तो जैन विद्यार्थियों को किस प्रकार से आगे सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाए और उनकी क्या समस्या है, उनको कैसे दूर किया जाए, ऐसे संपूर्ण सामाजिक समारोहों से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए आदरणीय भाई श्री डॉक्टर मणीन्द्र जी जैन साहब, इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावक है और उससे अच्छे इनके कार्य हैं, कृतित्व हैं। मैं आपको और इस समारोह में जुड़े हुए सभी विद्वद रत्नों का, विद्यार्थियों का, आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि ऐसे एक अच्छे कार्यक्रम में आप जुड़े हैं। ये जो कार्यक्रम है, जो विगत 20 दिनों से चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन माला कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का ये संपूर्ति समारोह, मैं कहना चाहता हूं कि विद्याओं का अध्ययन कभी पूर्ण नहीं होता है। विद्या अध्ययन का जो हमने एक अध्याय प्रारंभ किया था अथवा एक एपिसोड जो हमने प्रारंभ किया था, उस एपिसोड से हम अब दूसरे एपिसोड की ओर जाने वाले हैं। भगवती आराधना ग्रंथ के अध्ययन के माध्यम से जो हमने सीखा है उसको और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करने का हम आज के दिन संकल्प लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अतः विद्याओं का अध्ययन कभी पूर्ण नहीं होता है, ये निरंतर चलता रहना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है और हम तो बहुत हर्षित हैं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हुआ करता था और उसके पहले केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ के रूप में जो है संचालित था, और इस विश्वविद्यालय के द्वारा, संस्थान के द्वारा, विद्यापीठ के द्वारा संस्कृत विद्याओं के प्रकाश और प्रचार प्रसार के क्षेत्र में और विद्यार्थियों को तैयार करने के क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से
बहुत अच्छे कार्य किए गए और हम हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं कि इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्राकृत भाषा के विकास के लिए, पाली भाषा के विकास के लिए, जैन दर्शन के लिए और बौद्ध दर्शन के लिए, बल्कि कहना चाहिए भारत के समस्त दर्शनों जिनका अभ्युदय भारत देश की धरती पर हुआ है, उन सब के अध्ययन, अध्यापन और विकास की ओर बहुत अच्छा ध्यान आ रहा है। अब जमाने लग गए जब कहा जाता था हस्तिनाताड्य मानो की न गच्छे जैन मंदिरम, अथवा शास्त्रार्थ के क्षेत्र से बहिष्कृत किया जाता था, वे दिन अब नहीं है। आज संपूर्ण युग में समन्वय की बात चलती है। हम जहाँ ये कहते हैं हमारा यह मत है, वहीं हम ये भी कहते हैं कि हो सकता है मैं आपके विचारों से अवश्य सहमत ना हूं तो ना हूं, पर आपके विचार भी किसी न किसी पहलू से, किसी न किसी दृष्टि से श्रेयस्कर हैं, सही हो सकते हैं। केवल हम ही सही नहीं कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं इस प्रकार की शिक्षा देने वाला संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व के मतों को अपने अंदर समाहित करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे जैन दर्शन, हमें सबको गौरव होना चाहिए कि जैन दर्शन एक महान दर्शन है। इस दर्शन में जिया कैसे जाए, जीवन जीने की कला की शिक्षा तो दी ही दी है, पर साथ में मृत्यु को हम कैसे महोत्सव मनाएं, और मृत्यु को महोत्सव बनाने वाला एक अनुपम ग्रंथ भगवती आराधना नाम का जो ग्रंथ है, भगवती आराधना आचार्य शिवाजी के द्वारा लिखित है। इस संपूर्ण ग्रंथ में हम करें और कैसे इस प्रकार से इस भाव के बाद में जो आने वाला भाव है, क्योंकि दर्शन वह है, विज्ञान तो वह है जो हमें जन्म से मौत तक की बात बताता है, विद्यमान पदार्थों की चर्चा करता है, उन पदार्थों की चर्चा करता है जिन पर हम प्रयोग आदि कर सके। लेकिन धर्म वह है जो मृत्यु से पूर्व की बात भी बतला सके, उसके विषय में भी विचार जिसमें किया जाए, और मृत्यु के उपरांत क्या दशा आत्मा की होती है उस विषय में जो विचार करता है, उसका नाम है दर्शन। हमने एक जगह पढ़ा था कि जहां विज्ञान का अंत होता है, जहां विज्ञान पूर्णता को प्राप्त करता है, धर्म वह है जो उससे आगे बढ़ता है। तो ऐसे जैन धर्म जो विश्व के समस्त दर्शनों में, समस्त धर्मों में जो है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाति रेख से, जिसमें सारे तत्वों का वर्णन बहुत ही कहना चाहिए सूक्ष्मता से किया गया है, मानव कल्याण की बातों को जिसमें कहा गया है, जहाँ जाति का, वर्ग का, भाषा का किसी प्रकार से भेद नहीं रखा गया है। हमारे जैन आचार्यों ने जहाँ प्राकृत भाषा में, तो केवल प्राकृत भाषा भी ऐसा नहीं केवल शौर श्रेणी में ही, प्रारंभ में तो भगवान महावीर स्वामी ने अर्धमागधी में अपने व्याख्यान दिए थे। जिस देश में हम जाएं उस देश में जाकर उस देश की भाषा को स्वीकार करना और उस देश के अनुकूल अपनी बात को जो है उस देश के परिवेश में उस बात को चिंतन करना, ये सारी देन हमारे जैन आचार्यों की है। तो ऐसे जैन दर्शन को जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वत्र अध्ययन कराया जा रहा है, और ये नहीं कहा जा सकता है कि जैनों में जो साहित्य लिखा गया वो कोई सांप्रदायिक है अथवा केवल जैनों की धरोहर है, वो संपूर्ण विश्व की धरोहर है, सब उस जगत की धरोहर है जिस जगत में मनुष्य कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र कल्याण की चर्चा की गई है। उस दृष्टि से जैन दर्शन के ग्रंथ, जैन दर्शन के तत्व जो है संपूर्ण विश्व के लिए एक नया रास्ता दिखाने वाले हैं, और हमारे सोच को, हमारे चिंतन को एक नवीन आयाम प्रदान करने वाला ये दर्शन है। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जैन दर्शन के संपूर्ण प्रकार की व्यवस्थाओं को करता है। हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को अपनी ओर से साधुवाद प्रदान करना चाहेंगे। और जो ये कार्यक्रम जो है इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत डॉक्टर सत्येंद्र जैन एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर दर्शना जैन के द्वारा चलाया गया, हम बहुत हर्षित होते हैं। निरंतर ये दंपति किसी न किसी सारस्वत कार्य में, किसी न किसी ग्रंथ के उद्धार के कार्य में, ग्रंथों के संपादन के कार्य में निरंतर इनको संलग्न देखता हूँ, और जैन विद्याओं के विकास में इनका बड़ा योगदान को जब देखता हूँ तो बहुत हर्षित होता हूँ। हम इस दंपति को बहुत साधुवाद देते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भी करते हैं। समय सार में एक गाथा, प्रभावना किसे कहते हैं,
वास्तव में इन्होंने प्रभावना का बहुत अच्छा कार्य किया है। आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा, विचारह मारूढ़ो मनोरहर ए सुहण दिजो चेदा तो जीर्णाण पहावी सम्मादिठी मुड़े दवो। विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होकर जो आत्मा, जो महापुरुष विद्या के रथ में आरूढ़ होकर और मन रूपी रथों के वेगों को नष्ट करता है, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम मन के विकारों को, कषायों को दूर कर सकते हैं। विद्या की आराधना के द्वारा हम जो है लोक के सारे पापों से, सारे कलमशों से दूर होकर के अपने निजात्म की में लीन होकर के मन को पवित्र करने का जो है विचार करते हैं। तो जो व्यक्ति विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होकर के मन रूपी रथ के वेगों को दूर करता है, वही भगवान जिनेन्द्र देव के ज्ञान की सच्ची प्रभावना करने वाला होता है। और वह सम्यक दृष्टि भी कहा आचार्य श्री ने। तो ऐसा कुंद कुंद देव का कथन है। इन्हें कुंद कुंद देव के कथन का अनुसरण करते हुए इन्होंने विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के और उस विद्या की प्रभावना पूरे देश में, देश के बाहर विदेशों में भी की है। मुझे जब पता लगा कि 300 से अधिक लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया और भगवती आराधना का अध्ययन किया, उन्होंने परीक्षा विधिवत इन्होंने परीक्षा ली। और भी अधिक कुछ नहीं हूँ, अध्ययन जरूर करता हूँ, जैनाचार्य ग्रंथों के प्राकृत बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन भी किया है। तो संस्कृत जगत का या संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने वाला हूँ। व्याकरण पर विशेष वो मेरा लक्ष्य ज्यादा रहता है। डॉक्टर सत्येंद्र जी ने पहले प्राकृत भाषा के व्याकरण पक्ष को जो है मजबूत किया अपने विद्यार्थियों के, उन्होंने उसका अध्ययन कराया विधिवत। मैं बहुत बहुत जो है प्रसन्नता और बहुत बहुत इनको जो है कहना चाहिए साधुवाद प्रदान करता हूँ। आप लोगों ने मुझे अयोग्य को भी जो है सारस्वत अतिथि के रूप में शिशु तो अपने आप को कह सकता हूँ। सरस्वती माता से मुझे बहुत अनन्य अनुराग भी है। आपने मुझे जोड़ा, आप सबके प्रति बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप और इसको आगे बढ़ाते रहिए, एक क्रम चलते रहना चाहिए और इसी प्रकार से जो है जैन विद्याओं का विकास हो और इन विद्याओं, जैन विद्याओं के विकास के माध्यम से जो है संपूर्ण जगत का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। एक बार फिर से आप सबको अभिनंदन करता हूँ। आप सबका आदरणीय प्राचार्य अरुण कुमार जी ने इस कार्यक्रम में 4 चांद तो लगाई है अपने वक्तव्य के द्वारा और हम सभी को कृतार्थ किया कि माँ जिनवाणी की सेवा इसी प्रकार से मेरे द्वारा ही नहीं, विश्व के किसी भी व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए। सरस्वती का यह प्रक्रम किसी न किसी के द्वारा संचालित हो। इसी भावना के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए डॉक्टर मणीन्द्र जैन जी को, दिल्ली से जो पधारे हुए हैं, और उनका परिचय अभी हमारे स्वागत भाषण में कमलेश जी, प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन और सारस्वत अतिथि के रूप में प्राचार्य अरुण कुमार जी ने दे ही दिया है। इनके बारे में और अधिक मैं क्या कहूँ। इनका परिचय सूरज को दीपक दिखाने के समान ही होगा। इनके कार्य अलग अलग क्षेत्रों में, जहाँ देखता हूँ कि किसी एक क्षेत्र में कोई पारंगत होगा, तो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहीं डॉक्टर मणीन्द्र जैन जी का नाम दिखाई देता है। मुझे लगता है इस क्षेत्र में भी है सिद्ध हस्ती ही है। ऐसे सिद्ध हस्त डॉक्टर मणीन्द्र जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं तो वे अपने विशिष्ट वक्तव्य के द्वारा हम सभी को कृतार्थ करें। डॉक्टर मणीन्द्र जैन। नमो जनानाम। जय जिनेन्द्र, जय महावीर करता हूँ। चंदा सूरज तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है। आज मुझे चंदा सूरज जैसे लोगों के साथ जुड़ने का गौरव मिला है। हालांकि मैं सामाजिक कार्य बहुत कर रहा हूँ, लेकिन जब विद्वानों के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे बड़े ध्यान से बोलना पड़ता है और समझना पड़ता है बात को, क्योंकि ये मुझको क्यों याद है, मेरे बड़े भाई संगीतकार रविंद्र जैन जी, जब मैं उनके पास बैठता था कोई बात करने के लिए, तो मैं एक बात को अगर 2 बार बोल देता था तो भाई साहब मेरी तरफ देखने लगते थे, तो मैं समझ जाता था कि मैंने जरूर कुछ गलती कर दी है।
गलती का मतलब क्या हुआ, या तो मैं 2 बार बोल रहा हूँ वो कम समझे या मैं कम समझूं, तो भाई सब मुझको हमेशा देखते थे। तो आज ऐसे विद्वानों के बीच में मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझको बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और मैं सभी आयोजकों को, खासतौर से डॉक्टर सत्येंद्र जी, मुझे तो जब मैंने एक दिन आपके साथ जुड़ा था, मैंने सोचा व्याख्यान माला चल रही है, मैं जुड़ के देखता हूँ, तो देखा कि आप तो बिल्कुल यंग बैठे हुए, मैं समझा कि कोई बुजुर्ग होगा, सफेद बाल होंगे, वो व्याख्यान माला चला रहे होंगे। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझको बहुत ही प्रसन्नता हुई, और मुझको अब पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्राकृत भाषा का और संस्कृत भाषा का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, ऐसा मुझको प्रतीत होता है। भाई और बहनों, मैं एक ऐसे परिवार से जन्म लिया जो बहुत ही, मेरे पिता विद्वान पंडित इंद्रमणि जैन जी बहुत विद्वान थे, संस्कृत के इतना अच्छा उनको अध्ययन था, कई किताबें लिखी उन्होंने, कई भजन लिखे, और एक हमारी विवाह संस्कार जैन विधि से कैसे किया जाए उसका भी उन्होंने पुस्तक लिखी, जिसको मैं अभी छपा रहा हूँ, मुझको अभी मिली है, वो 80 साल पहले की पुस्तक, उसको भी मैं छपा करके बोल रहा हूँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, विद्वान परिवार में पैदा होने का मतलब है कि संस्कार होना। जिस तरह आपने देखा कि आराध्या अभी हमारी 6 साल की ग्रैंड डॉटर है, और वो अभी से ही उसने अपना भक्तांबर के बारे में और चीज़ों के बारे में जानना और समझना शुरू कर दिया है। तो संस्कार हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसा कि मेरे बारे में बोला गया, हमारी संस्था श्री दिगंबर जैन महासमिति चाहे सुपर 30 के द्वारा बच्चों को पढ़ा रही है, IIT की कोचिंग करा रही है। आनंद जो इतने बड़े आदमी आज देश के, जिनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी हर कोई जानता है, और 1 घंटे की स्पीच देने का वो 5 लाख रुपया लेते हैं, वो मुझको अपने बड़े भाई के रूप में मानते हैं और हमारे जैन बच्चों को पढ़ाने को तैयार हो गए हैं। हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उसी तरह और ऐसे कई हम लोग कार्य कर रहे हैं जिससे कि अपने जैन धर्म और जैन समाज का उत्थान हो। मैं उत्थान का बहुत ज्यादा पक्षधर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जैन समाज इतनी ऊंचाई पर पहुंचे, पहले तो था ही बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, बीच में या तो कलयुग का बोलें प्रभाव बोलें या वेस्टर्न असर बोलें, थोड़ा सा भी हम लोग जो अपनी लीग से हटते चले जा रहे हैं, उनको भी हम लोग चाहते हैं कि वो फिर से हमको वो गरिमा मिले जो हम लोगों की पहले थी। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में से तो बिल्कुल विलुप्त जैसे हो गए हैं। और वैसे मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर सत्येंद्र जी, अभी मैंने प्राचार्य जी अरुण जी को सुना, प्रोफेसर कमलेश जी को सुना, प्रहलाद जी को सुना, सबको सुन करके मुझे लगा कि आप सब लोग प्राकृत भाषा के लिए बहुत बड़े कार्य करने जा रहे हैं, और कहीं भी ऐसा कुछ होगा तो मैं उसमें जरूर सम्मिलित हूँगा। आप लोगों ने इसी कारण, जैसा मैंने कहा, जैन धर्म के उत्थान के लिए मैंने 2 सीरियल बनाए थे, गजमोती और नाग का हार, आज से 16-17 साल पहले बनाए थे, जो कि दूरदर्शन पर चले, आस्था और संस्कार सब चैनल्स पे चले थे, पारस पर भी चले थे। उसमें भी हमने देव दर्शन और रात्रि भोजन का क्या फायदा है वो सब चीजें दिखाई हैं, और वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अब तक उनको हजारों लोग देख चुके हैं, मेरे ख्याल से 80-90 हजार लोग उनको देख चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उन जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखें, और उनको लगे कि मेरे मन में उस समय भी पीड़ा थी। और अभी 3-4 साल पहले मैंने एक फिल्म भी बनाई अन्ना जी के ऊपर। अन्ना जी का मैं बहुत ही आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझको अपने साथ जोड़ा है। और कल भी मैंने उनसे बात की थी, कल मैं किसानों के एक सम्मेलन में स्पीच देने गया था मैं, वहाँ भी मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ जिद से नहीं पूरी होती है, एक को जो है ना जिद छोड़नी पड़ेगी, सरकार को भी छोड़नी पड़ेगी और किसानों को भी छोड़नी पड़ेगी। तो कोई भी चीज़ का समाधान हम लोग जो है ना उसके, और अन्ना जी का मैंने उसमें नाम भी लिया था और अन्ना जी से परमिशन भी ली थी कि मैं आपका नाम यूज करूँगा इस चीज़ में। और अन्ना जी को लेके मैं, आपने सभी लोग देखते होंगे कपिल शर्मा का शो, कपिल शर्मा के शो में भी मैं गया था 2016 2 अक्टूबर का, वो भी यूट्यूब पर है। तो अगर आपको लगेगा, जहाँ पर मुझसे पूछा गया था उस समय नवजोत सिंधु थे उसमें, और कपिल शर्मा ने मुझसे पूछा कि आपने अन्ना जी के ऊपर फिल्म क्यों बनाई, ऐसी कॉमर्शियल फिल्म क्यों नहीं बनाई जिसको चला करके आप बहुत पैसा कमा सकते थे। वहाँ भी मेरा एक ही जवाब था कि अगर हमारे देश में एक और गांधी या एक और अन्ना या रानी लक्ष्मीबाई जैसा कोई हो जाए तो हम लोग फिर से जो है, उतना ही मेरा मकसद है, पैसा कमाना मकसद नहीं है। ऐसी जो सीरियल बनाए वो भी धार्मिक ही बनाए। तो शुरू से ही मेरा रुझान जो है ना धार्मिक चीज़ों पर रहा। यहाँ
इतने विद्वान जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने कहा, प्रोफेसर सत्येंद्र जी आपको देख के और दर्शना जी से बात करके मुझको लगता है कि हमारा प्राकृत भाषा का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। पर मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ कि हमको कभी अपने कामों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम संतुष्ट हो जाएंगे उस दिन हमारा एंड हो जाएगा। तो हम सभी लोगों को हमेशा प्रयास करते रहना पड़ेगा, किसी भी चीज को लक्ष्य बना के चलना पड़ेगा। मैं देखता हूँ बहुत से लोग होते हैं, वो सुबह से शाम अपना काम कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं या व्यापार कर लेते हैं, उनको बाकी चीजों से मतलब नहीं होता। हम इतना बड़ा व्यापार करने के बाद भी, इतनी समाज संस्थाओं के साथ भी, एक संस्था नहीं, देश की लगभग 20-22 बड़ी संस्थाओं के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और खाली जुड़ा हुआ नहीं, वहाँ पे मैं बोलता हूँ, वहाँ अपने विचार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो अगर अच्छे विचार हो तो वो लोग उनको लागू भी करते हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि हम लोग कभी भी संतुष्ट ना हो। और एक बात और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने प्रोग्रामों में, हम लोग धरती पर 150 साल के लिए नहीं आए, कोई 80 साल के लिए आता है, कोई 70 साल के लिए आता है। तो हम लोग अपने समय का बहुत उपयोग करें। और आप सभी विद्वानों से भी मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो आप जिस लेवल पे पहुँच चुके हैं उसमें देखें कि हम प्राकृत भाषा के लिए और क्या कर सकते हैं, और उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं। अभी मुझको पता लगा कि 6 महीने पहले ही राष्ट्रीय प्राकृत संस्थान के लिए केंद्र के द्वारा मंजूरी मिल गई है। और मेरे भी बहुत ज्यादा मंत्रियों से, लगभग काफी देश के बड़े मंत्री और कई राज्यपाल, आपके राजस्थान के भी राज्यपाल जी मुझको छोटा भाई मानते हैं, कलराज जी मिश्रा जी, और बहुत ही मेरा उनके साथ आत्मिक, इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, मैं कितनों का नाम लूं। अगर मेरी कहीं भी जरूरत लगे आप लोगों को कि मणिन्द्र इस काम के लिए कुछ सहयोग कर सकता है, तो मैं हर चीज के लिए न तन मन धन से उसके लिए तैयार रहता हूँ, कभी भी मैं मना नहीं करता हूँ। ऐसे ही आपकी प्राकृत भाषा के लिए कोई ऐसे बच्चे हों जो आर्थिक रूप से नहीं, चाहे वो जैन हो या जैनेतर हो, अगर वो कुछ भी उनको लगे कि कहीं मेरी जरूरत है, मेरे पुण्यार्जन धन का कुछ भी उपयोग मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं जरूर उस चीज में करना चाहूँगा। मेरा इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि कभी चीज का समापन नहीं होता है। आप कभी मत समझिएगा डॉक्टर साहब कि आपके प्रोग्राम का समापन हो रहा है। ये हमेशा एक नई सुबह फिर आएगी, कल फिर आप एक और प्रोग्राम लीजिए, फिर आगे चीजों को बढ़ाते रहिए। जब तक धरती पर रहें तब तक चीजों को बढ़ाते रहिए और कभी संतुष्ट मत होइएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम को आयोजित किए। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। धन्यवाद डॉक्टर मणिन्द्र कुमारी जैन का कि उन्होंने अपने अमूल्य वक्तव्य से हम सबको कृतार्थ किया। इसके पश्चात समय की सीमा होती है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि धर्मशास्त्र विभाग केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर की प्रोफेसर भगवती सुदेश जी को कि वह हम सभी को अपने अमूल्य वक्तव्य से कृतार्थ करें। मैडम जी, आपका म्यूट खोल दिया मैंने। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। नमस्कार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राकृत अध्ययन शोध केंद्र जयपुर परिसर द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला के संपूर्ति समारोह में अध्यक्ष के रूप में विराजमान जयपुर परिसर के प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी, समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शैक्षिक उपनिदेशक प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, थोड़ा चेंज हुआ था बीच में, तो कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मणिन्द्र जैन जी और सारस्वत अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार जैन जी, और कार्यक्रम के मार्गदर्शक प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी, कार्यक्रम के संचालक सत्येंद्र कुमार जैन जी व अर्चना जैन जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्राकृत अध्ययन शोध केंद्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला का संचालन दिनांक 11 से 25 जनवरी 2021 तक हुआ। इसमें प्राकृत व्याकरण का अध्ययन कराया गया। साथ ही भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय डॉक्टर सत्येंद्र जैन कुमार जी द्वारा कराया गया।
इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्यार्थियों ने सहभागिता भी की और भगवती आराधना का मुख्य विषय मरण को सम्यक कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे प्राप्त हुई। जैसे समाधि मरण है मृत्यु महोत्सव। भगवती आराधना में समाधि मरण संलेखना विधि का सविस्तार वर्णन है। इस विधि से मरण को ही जैन धर्म में मृत्यु महोत्सव और प्रशस्त मरण कहा गया है। प्रभु नाम स्मरण पूर्वक हंसते हंसते देह विसर्जन करना ही मृत्यु महोत्सव है। जैन धर्म कहता है कि तुम मरने के लिए जियो ताकि ऐसा जीवन जी सको जिसमें तुम्हारा मरण चेतन अवस्था में भगवान अरहंत का नाम लेते हुए हो सके। मूलाचार में कहा गया है कि जो अरहंत भगवान और नमोकार मंत्र का भावपूर्ण स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है, वह शीघ्र ही दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसा सार्थक मरण संलेखना या समाधि मरण कहलाता है। ग्रंथ में 3 प्रकार के मरण का वर्णन है। सम्यक प्रकार से काय और उनके कारणों को क्रमशः कम करते हुए स्वेच्छा पूर्वक कृश करने का नाम संलेखना या समाधि मरण कहा गया है। कहा भी है कि बहुकाल तक किए हुए उग्र तपों का, पाले हुए व्रतों का और निरंतर अभ्यास किए हुए शास्त्र का एकमात्र फल समाधि मरण ही प्राप्त करना है। बहुत ही सुंदर बात कही गई है। और इसी प्रकार से प्राकृत साहित्य का प्रचार प्रसार करने का ये जो क्रम है, प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी जी के निर्देशन में एवं श्याम कुमार सिंघई जी के मार्गदर्शन में हो रहा है तथा ऐसे ही आगे भी यह क्रम चलता रहे। आप सभी का प्रयास सफल रहे, यही प्रभु से कामना करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता था जब भगवती आराधना ग्रंथ पढ़ाता था तो मैडम की शक्ल आती सामने की भगवती और भगवती दोनों एक ही है। आखिर भगवती आराधना में भी आराधना को भगवती की उपमा दी गई है पूज्य कहलाने के लिए। इसी क्रम के साथ में मैडम को धन्यवाद देता हुआ मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर सुषमा सिंघवी जी को, जो कि प्राकृत भारतीय अकादमी की निदेशक हैं। और हमारे कार्यक्रम में एक बार ही निवेदन करने पर मैडम जी ने हाँ कर दिया। ये बड़ी कृपा हमारे ऊपर होती है। तो मैं उनको अगले समय का ध्यान रखते हुए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर सुषमा सिंघवी जी को, जो पूर्व में ठीक है मैडम जी बोलिए। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के आपके प्राकृत अध्ययन शोध केंद्र द्वारा प्रायोजित ये जो अंतरराष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री श्रेयांश कुमार जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर विजय कुमार जी, श्री मणिंद्र जी जैन, प्रोफेसर कमलेश कुमार जी, प्राचार्य अरुण कुमार जी तथा अन्य वक्ता बंधु और प्रोफेसर कमलेश जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी, दर्शना जी, आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए आभार मानती हूँ कि मैं आपके साथ कुछ देर के लिए जुड़ सकी हूँ। दरअसल भगवती आराधना जो कि एक इतना बृहद ग्रंथ है, 2160 करीब गाथाएं, इसमें विविध लौकिक, नैतिक, आध्यात्मिक विषयों का भंडार है। इसका स्वाध्याय डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने किया और दर्शना जी ने पूरी उसमें मदद की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका प्राकृत स्वाध्याय की गतिविधि हेतु मैं सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करती हूँ। ये युवा युगल का नवाचार हेतु जो उत्साह है वो प्रशंसनीय है। वास्तव में शास्त्रों की भाषा और साहित्य के रक्षण से ही राष्ट्र की रक्षा संभव है। इसलिए आप भाषा भी पढ़ा रहे हैं और विषय का भी स्वाध्याय करा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही सुंदर संयोजन है। यहाँ भगवती आराधना के केवल 1-2 श्लोक पर दृष्टिपात करना चाहूंगी, क्योंकि आपके यहाँ जो जुड़े हुए हैं कि देश के कोने कोने से ही नहीं विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, तो इसका विषय
केवल मरण समाधि होता, स्वयं ने प्रश्न किया, भगवती आराधनाकार ने प्रश्न किया, यदि पवयणस्य सारो मरणे आराहणा हवदि दिट्ठा किम दायम शेष कालम यदि ददि तवे चरित्ते वा। कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि इसमें मरण का ही वर्णन है, और अगर केवल मरण के समय आराधना की बात इस भगवती आराधना के प्रवचन का सार होता, तो फिर मरण से पहले शेष काल में तपस्या और चरित्र आचरण, दर्शन ज्ञान चरित्र की क्या आवश्यकता होती। ऐसा प्रश्न करके कहते हैं कि ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये धोखे में नहीं रहना चाहिए कि ये अंत में ही आराधना की बात करते हैं। वो आगे कहते हैं, आराहणाए कज्जे परियम्मम संवदाहिकादवम परियम भविदस्सहु सुह सज्जाराहणा होदी, कि जो आराधना करने के लिए जो परिक्रम है, जो सामग्री है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की सामग्री है, संवदाहिकादवम सर्वदा करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए। क्योंकि परियम भविदस्स, जो परिक्रम भावित होता है, जिसके पास ये सामग्री भरपूर होती है ज्ञान दर्शन चारित्र तप की, उसका अंत समय बहुत ही सुख पूर्वक बीतता है, उसका मरण। तो आप यहाँ देखिए कि एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो लेसन यहाँ भगवती आराधना में मिलता है, कि आपको जो कुछ सीखना है, करना है, आचरण करना है, लाइफ लॉन्ग करिए, तब अंत में वो काम आएगा। एक छोटे से उदाहरण से, कि पंखा ऑन करने के लिए हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने पर पंखा चलता है, पर बंद करने के बाद भी थोड़ी देर चलता है। मरण के समय बहुत ध्यान पूर्वक कुछ नहीं होगा, अगर जीवन पर्यंत अभ्यास है तो उस अभ्यास से ही वो आराधना का क्रम चलेगा। इसलिए हमारा मरण शुद्ध हो जाएगा यदि हम जीव संवदा ही करते रहेंगे। और एक छोटा सा उल्लेख और करना चाहूंगी, आपका ये अंतरराष्ट्रीय स्वाध्याय का मंच है, आपके स्वाध्यायी अंतरराष्ट्रीय है। दूसरी गाथा देखिए, जब वो कहते हैं उज्जवणम निवहणम साहणम नित्थरणम दंसणान चरितम तवाण माराहणा भणिदा। अनुप्रास की छटा देखिए, उज्जवणम भाषा का सौष्ठव देखिए, और फिर अर्थ की गहनता देखिए। वो कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, इन चारों का उद्योतन, इसका प्रकाशन, सबसे पहले ये चीजों का ऑब्जर्वेशन, उज्जवणम, फिर उसके प्रति प्रयत्न, उपसर्ग पूर्वक यत, तो ये उद्यमन जो प्रयत्न, फिर इनका निवहणम निर्वाह, जीवन में उतारना, चारित्र के रूप में स्वीकार करना, साहणम, फिर इसकी साधना, साधन रूप में, और ये भी कैसा, नित्थरणम, निस्तरण होने तक, आयु पूरी होने तक ये सब करना, तभी हमारा ये साधना का मार्ग, तभी हमारी मृत्यु महोत्सव होगी, तभी हमें और विषयों का ज्ञान होगा। तो मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना कहना चाहती हूँ कि किस प्रकार ये ग्रंथ एक सार्वजनिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक ग्रंथ है, इसलिए देश विदेश में सबके लिए स्वाध्याय के योग्य है, ऐसा आपने तय किया। डॉक्टर सत्येंद्र जी, आप बधाई के पात्र हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगी डॉक्टर राजाराम जैन का प्राकृत विद्या में एक 1966 अक्टूबर सितंबर अंक में एक लेख छपा था, भगवती आराधना में वर्णित आयुर्वेद विद्या। उसके बड़ा विस्तार से उन्होंने करीब 9-10 पेज में इस बात को बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार सारे शरीर विज्ञान को उसमें प्रस्तुत किया है और किस प्रकार आयुर्विज्ञान की बातों को उसमें प्रस्तुत किया है। अट्ठीणी हुंती तिन्नी हूं सदाणी भरिदानी पुणी मज्जाए, ये 300 अस्थियां होती हैं जिसके भीतर मज्जा होती है, और सवम्मी चेवे देहे, और सारे शरीर के भीतर जो संधीणी हवंती तावतिया, जो संधियां हैं, अस्थियों के जो जोड़ हैं वो भी उतने ही हैं। मतलब अभी सब उसको कहने का तात्पर्य नहीं, लेकिन किस प्रकार अष्टांग आयुर्वेद से काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा वगैरह का जो विस्तार से वर्णन है, और भी अनेकानेक विषयों का जो वर्णन है, इस दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत ही श्रेष्ठ हो पाया है। और साधु साध्वी श्रावक श्राविका के समाचारी का वर्णन करने में ये ग्रंथ बहुत ही उपयोगी बन पड़ा है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आप चूंकि विश्व भर के लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो प्राकृत क्यों पढ़ें? प्राकृत भाषा और साहित्य के बिना आप महावीर की वाणी आगम को सुरक्षित नहीं रख सकोगे। इतना ही नहीं, ये जो प्राकृत भाषा है ये जन भाषा है।
आप जब भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये प्राकृत भाषा किसी एक भाषा का नाम न होकर एक भाषिक समुदाय है, अनेक जन भाषाओं का समूह है। इसमें प्रदेश और जातिगत सीमाओं से परे, देखिए आप, पूर्व से मागधी, उत्तर से शौरसेनी, पश्चिम से पैशाची, दक्षिण से महाराष्ट्री, इन सब प्राकृतों को इसमें स्वीकार किया गया है। और आज भी हम देखते हैं कि संस्कृत, कन्नड़, तमिल, इनमें बहुत सारे प्राकृत के शब्द यूं के यूं काम में आ रहे हैं। इसके अलावा आधुनिक प्रादेशिक भाषाएं, राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, मैथिली, बुंदेली, इनमें भी प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द आने से जिनको प्राकृत का ज्ञान होगा वे इन दूसरी भाषाओं के साहित्य और उनके मर्म को भी आसानी से समझ सकेंगे और उनकी लौकिक बोलियों को भी समझकर जहां कहीं भी काम करेंगे तो वे लौकिक लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे। इसलिए आज ये बहुत रेलेवेंट है। ये चूंकि जन भाषा रही है, अब एक प्रश्न उठता है कि इसमें भाषागत विविधता और परिवर्तनशीलता बहुत है, इसलिए अध्येताओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न है इसका सीखना, लेकिन गुणवत्ता और परिमाण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका विशाल प्राकृत साहित्य एक ऐसी धरोहर है जिसका संरक्षण, संवर्धन, स्वाध्याय, शिक्षण, प्रशिक्षण सभी कुछ भारतीयता की पहचान के लिए जरूरी है। और सत्येंद्र जी, आप स्वाध्याय के माध्यम से ये पहचान करा रहे हैं, इसलिए फिर से आप बधाई के पात्र हैं। आज की भावी पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए भी ये प्रासंगिक है। मुझे अच्छा लगेगा मैं अगर नाम लूं कि ख्यातनाम राहुल सांस्कृत्यायन और जयशंकर प्रसाद तक ने अपनी कृतियों में जैन कवियों की अमूल्य योगदान को ऐतिहासिक साहित्य सृजन कहा है। ये भाषा ऐसा पौंचर्य जैसे चरित काव्य जहां हो, गौड़ वहो, लीलावही, सेतुबंध जैसे महाकाव्य जहां हो, भास, कालिदास आदि ने अपने पात्रों में ज्यादा से ज्यादा पात्रों से प्राकृत बुलवाई हो, तरंगवही कहा, वसुदेव हिंडी, सम्राज्य कहा, कुबले माला जैसे कथा साहित्य का जिस भाषा में प्रणयन हुआ हो और जिस भाषा में लोक श्रृंगार प्रमुख गाहा सप्तसई, सुभाषित प्रधान, वज्जालग ऐसे संग्रह ग्रंथों का संकलन हुआ हो, अंग विद्या जैसे लक्षण ग्रंथ, जोड़ी पाहुड़ जैसे निमित्त शास्त्र, ज्योतिष, गणित, वनस्पति विज्ञान से संबंधित ग्रंथ, प्राकृत प्रकाश आदि व्याकरण ग्रंथ, पाइय लच्छी नाममाला जैसे कोश ग्रंथ, प्राकृत पैंगलम जैसे छंद वृत्त रचनाएं जिस भाषा में हुई हो उन सब उसका एक साधारण नाम प्राकृत है। ऐसे संस्कृत के अलंकार शास्त्रियों ने भाषाओं अपनी रचनाओं के उद्धरण के रूप में सरस गाथाओं को उद्धृत किया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। आप देखिए कि दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन, भोजराज, मम्मट, हेमचंद्र, पंडितराज, जगन्नाथ, ये दिग्गज साहित्य शास्त्रियों ने गाहा सप्तसई, सेतुबंध, गौड़ वहो इन ग्रंथों की प्राकृत गाथाओं को अपनी रचनाओं में कोट किया है। और परवर्ती युग में महाराष्ट्रीय प्राकृत प्रायः साहित्य सृजन की भाषा बनी और जन जीवन में भाषाई प्रवाह के कारण जन भाषा ने प्राकृत का नया रूप लिया, फिर अपभ्रंश और बाद में भारतीय भाषाओं में राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास हुआ। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसी विविधता संपन्न प्राकृत भाषा में रचित साहित्य अत्यंत समृद्ध है जो आज भी शोध के नए नए आयाम उद्घाटित करने में सक्षम है तथा वर्तमान भौतिक एवं तकनीकी युग में दुनिया को शांति और सुकून की राह प्रशस्त करने में परम सक्षम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर सुषमा सिंघवी जी को, जिन्होंने अल्पकाल में थोड़े से समय पर ही प्राकृत के बहुआयामों को प्रस्तुत किया और अपने वक्तव्य के द्वारा हमें कृतार्थ किया। हमारे इस कार्यक्रम में विद्वत मनीषी प्रोफेसर भागचंद जी, डॉक्टर बालाजी गड़ोदकर, सुनील संचय जी और भी कई विद्वान पधारे हुए हैं। उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, क्योंकि पहले समय के अभाव पर नहीं बोल पाया था। इसके पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करता हुआ हमारे बीच जो 15 दिनों से प्राकृत सीख रहे थे, ऐसे जिनेश सेठ जो मुंबई से हैं, वो अपनी कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहते हैं कि वह किस प्रकार से प्राकृत में लगे और प्राकृत को विकास करने के लिए उन्होंने क्या क्या सीखा। जिनेश सेठ जी।
सम्माननीय मंच, मैं समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए बहुत सौभाग्य का विषय रहा कि ये कार्यशाला में मैं एक विद्यार्थी के रूप में शामिल होकर पूरे 15, 18, 16 दिन तक लाभ ले पाया। मैं अपना परिचय दे दूं संक्षेप में। मैंने पहले इसी जयपुर परिसर से ही प्राक शास्त्री भी अपना किया है। तत्पश्चात जगत गुरु विश्वविद्यालय से श्री दिगंबर जैन आचार्य कॉलेज से शास्त्री पूर्ण करते हुए मुंबई यूनिवर्सिटी से दर्शन में मास्टर्स किया। अभी वर्तमान में मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी कर रहा हूँ यूजीसी जेआरएफ के रूप। इन दिनों प्राकृत सीखने का तो काफ़ी समय से मन था, क्योंकि संस्कृत में बहुत मतलब एक फॉर्मल एजुकेशन मिला था, लेकिन प्राकृत को इस प्रकार व्याकरण से और मूल ग्रंथों से कभी विशेष अभ्यास नहीं हो पाया। संस्कृत के आधार पर ही प्राकृत का थोड़ा बहुत अभ्यास रहता था, लेकिन इस कार्यशाला के माध्यम से जो मुझे एक भूमिका चाहिए थी प्राकृत ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए, वह निश्चित रूप से बहुत लाभदायक रही। और मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं आगामी काल में भी प्राकृत व्याकरण और प्राकृत ग्रंथों में अब अवगाहन करने के लिए कम से कम उतनी प्रारंभिक भूमिका तो बना चुका हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर सत्येंद्र जी का और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जयपुर परिसर का और सभी आयोजकों का। एवं इस प्रकार की कार्यशाला भविष्य में भी होती रहे, और यदि जहाँ कहीं यथासंभव मुझसे लाभ लेने का अवसर मिलेगा, मैं निश्चित ही इसमें शामिल होकर के आगे भी लाभ लूँगा। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले चरण में मैं अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन साहब को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपने मुख्य वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन, लखनऊ। धन्यवाद सत्येंद्र जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ, पाह्य कब्बस्य नमो पाह्य कब्बम च निम्मियम येण ताहम चिय पणमामो पठि ऊण या जे विजयाणन्ति। अर्थात प्राकृत काव्य को नमन, उसके रचनाकार को नमन, उन्हें भी नमन जो प्राकृत काव्य को पढ़ना जानते हैं। परम सम्मानित अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर श्रेयांश सिंघई जी, सारस्वत अतिथि हमारे मार्गदर्शक प्राचार्य अरुण कुमार जी, समाज सेवी श्री मणिंद्र कुमार जी, प्रोफेसर कमलेश जी, प्रोफेसर भगवती जी, प्रोफेसर संघवी सुषमा संघवी जी, जिनकी उद्बोधन से अभी हम लोग उपकृत हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके उद्बोधन के द्वारा मुझे जो कहना था बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय स्वाध्याय माला के समापन सत्र में उपस्थित होकर के अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ और इनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो हमारा विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राकृत का केंद्र चल रहा है, उसके मंच से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्य किया है। और मैं समझता हूँ कि यह एक पहला कार्य है। अगर इसको जिस तरह से बताया गया है कि 300 लोगों ने भाग लिया है, इसका अगर अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो निश्चित ही इसको प्रोत्साहन मिलेगा और इसके कारण हमारी संस्था का भी गौरव बढ़ेगा। इसके लिए दोनों पति पत्नी साधुवाद के पात्र हैं और भी जो लोग इसमें सहयोग दिए हैं और जो लोग सम्मिलित हुए हैं, सभी लोग इसमें साधुवाद के पात्र हैं। प्राकृत के महत्व के संदर्भ में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। और हमारे जो पूर्व कुलपति हैं प्रोफेसर राधा वल्लभ जी, वो संस्कृत पाली प्राकृत को 3 बहनों की उपमा दिया करते थे कि इन तीनों बहनें हैं, इनको समान स्तर पर सम्मान देना चाहिए, इसमें कोई सौतन वाला भाव नहीं होना चाहिए। और इनको माता के समान भी कहते थे
कि जिस तरह से माता का उपकार हमारे प्रति है उसी तरह से इन भाषाओं का हमारे प्रति उपकार है, और इनके उपकार को चुकाने के लिए हमको हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह से जिस क्षेत्र में हम हैं उस स्तर पर हमको प्रयास करना चाहिए। इस तरह से प्राकृत के महत्व के साथ में हमारे जो जयपुर केंद्र द्वारा प्राकृत के ग्रंथों की संस्कृत छाया का कार्य किया गया है, लगभग 20 ग्रंथों का संस्कृत छाया का कार्य किया गया है, वह भी अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रायः एक प्रश्न उठाया जाता है विद्वानों के द्वारा, और खास करके हमारे जैन विद्वानों के द्वारा, कि इसकी संस्कृत छाया का क्या उपयोग है। इस पर हमने कई बार विचार किया है। जब यह स्कीम प्रारंभ की गई थी उस समय पर भी विचार किया गया था। इस संदर्भ में मेरा एक निवेदन है, अगर इसको गंभीरता से विचार कीजिए कि पहली बात तो किसी भी ग्रंथ का दूसरी भाषाओं में अनुवाद होने से उसके पाठक बढ़ते हैं। अगर कोई किसी ग्रंथ का 100 भाषाओं में अनुवाद होता है तो उससे उसका गौरव कम नहीं होता है, उसका गौरव बढ़ता है। तो हमारा एक बहुत बड़ा जो संस्कृत का विद्वत जगत है वह उससे उपकृत होता है। दूसरा, मैंने यह देखा है कि जिन ग्रंथों की संस्कृत छाया नहीं हुई है उनको तो पठन पाठन में भी नहीं लाया जाता है। कम से कम जिन ग्रंथों की संस्कृत छाया या हिंदी अनुवाद हो गया है उनको पठन पाठन में लाया जाता है। तीसरी बात यह जो कहना चाहता हूँ कि मैं चूंकि पाली बौद्ध दर्शन का भी विद्यार्थी हूँ, तो देखा जाता है कि इतिहास के ग्रंथों में जिस तरह से पाली और बौद्ध दर्शन के ग्रंथों का उपयोग किया जाता है उतनी मात्रा में प्राकृत के ग्रंथों का उपयोग नहीं किया जाता है। जबकि पाली एक प्रकार से धार्मिक साहित्य है और प्राकृत तो हमारा जन भाषा का साहित्य, वो पूरा देश व्यापी है। जैसा कि अभी बताया गया कि चारों दिशाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को आत्मसात करके वृद्धि हुई है उसकी। उसमें थोपी नहीं गई है कि मागधी थी या अर्ध मागधी थी और वही जाकर के सब जगह थोप दी गई हो। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के उसका विकास हुआ है। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाली एकमात्र भाषा है अगर, और वो भी मौलिक भाषा है, तो वह प्राकृत भाषा है। लेकिन हमारा एक दायित्व जो होना चाहिए था, हमने कुछ शब्द चुन लिए हैं, 50 शब्द हमने निकाल लिए हैं, राजस्थानी के 50 शब्द निकाल लिए हैं, महाराष्ट्री के कि जो प्राकृत से मिलते हैं, उन्हीं शब्दों को 25 साल से दोहराते जाते हैं। जो जगदीश चंद्र जी ने लिख दिया उसी को नेमचंद जी ने या नेमचंद जी ने लिख दिया उसी को सभी विद्वान लिखते रहते हैं। एक भी 5 शब्द या 10 शब्द नए शब्दों का अन्वेषण नहीं किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा में प्राकृत के शब्दों का, नए शब्दों को हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं। प्रायः जो पहले से मिल जाते हैं, मैंने जो देखा है पुस्तकों में, उसमें वही बात पुनरावृत्ति की जाती है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि आज क्षेत्रीय भाषाओं में प्राकृत के शब्दों के महत्व को हम उजागर करें, अन्यथा तो धीरे धीरे यह बिल्कुल लोप ही होता जा रहा है। सब लोग, हमको इसमें आपत्ति नहीं है कि संस्कृत को जननी कहा जाए, लेकिन वास्तव में प्राकृत के जो शब्द हैं क्षेत्रीय भाषाओं में उनके महत्व को भी उजागर होना चाहिए। और जैसा कि राहुल जी आदि स्वीकार करते हैं कि हिंदी के विकास में प्राकृत और अपभ्रंश एक माध्यम रही है, उसका महत्व भी धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है, बिल्कुल उसको उजागर नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को भी उजागर करना चाहिए। यह हमारा विशेष करके निवेदन है कि प्राकृत के विद्वानों से। अभी हमारे बीच में चूंकि मणिंद्र जी उपस्थित थे, समाज सेवी हैं और प्रभावशाली भी हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राकृत की एक संस्था की संरचना की संकल्पना की जा रही है, तो उसके लिए हमारा जो प्राकृत का केंद्र है जयपुर का हमारे विश्वविद्यालय में, वह एक उपयुक्त हो सकता है। उससे स्थायित्व की प्राप्ति भी हो सकती है और उसमें समाज को हर तरह से सहयोग भी देना चाहिए, क्योंकि आज की तिथि में सरकार उन्हीं कार्यक्रम को लेती है जिसमें थोड़ा कहीं से आंशिक सहयोग भी मिलता है, आर्थिक सहयोग भी मिलता है। तो जहां समाज हमारा इतना खर्च करती है, अगर आवश्यकता हो इस तरह के भी विचार दिए जा सकते हैं मंत्रालय को कि अगर आप हमारे प्राकृत केंद्र को विकसित करेंगे भारत सरकार के साथ में, तो हम सामाजिक रूप से भी कुछ उसमें सहयोग कर सकते हैं। मेरा एक प्रस्ताव है, यद्यपि भारत सरकार ऐसा कुछ नहीं कह रही है, लेकिन इस तरह से इनिशिएट भी किया जा सकता है।
इसके साथ ही आज के कार्यक्रम की मैं बहुत बड़ी सफलता मानूंगा कि हमारे मंच में हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर श्रेयांश जी भी बैठे हुए हैं और जैन दर्शन के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश जी भी बैठे हुए हैं। प्राय कई सालों से यह विचार चलता रहा है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में कि प्राकृत और पाली की पढ़ाई प्रारंभ होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने प्रारंभ भी किए थे कुछ, लेकिन अभी जो कोरोना काल आ गया और उस कारण से कोई भी जो बजट है वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज मुझे एक रास्ता समझ में आ रहा है कि अगर पाली और प्राकृत को जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन के विषयों से संबद्ध कर दिया जाए, जैसे बौद्ध दर्शन के साथ में पाली और जैन दर्शन के साथ प्राकृत को जोड़ दिया जाए, तो इसमें विश्वविद्यालय का अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा और तुरंत ही हमारे विश्वविद्यालय में जैसे जयपुर में जैन दर्शन के साथ में प्राकृत जुड़ जाएगा और पाली के साथ में बौद्ध दर्शन के साथ में पाली जुड़ जाएगा और जो हमारे अध्येता काम कर रहे हैं उनका भी उसमें समावेश हो सकता है। इस तरह की बात मैंने अधिकारियों से भी पहले की थी और अभी भी की है। इस तरह श्रेयांश जी और कमलेश जी, इस मंच से मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मंच का भी दबाव पड़ेगा उनके ऊपर कि वो लोग आगे आए, तो इसमें एक ऐसा कदम हो सकता है। इस माध्यम से हमारे जो विश्वविद्यालय में पाली और प्राकृत के विभाग खुल सकते हैं। तो यही मेरा विशेष करके अनुरोध था। और सत्येंद्र जी ने जो यह भगवती आराधना का कार्य किया है केंद्र ने, इसके लिए मैं पुनः पुनः अनुमोदना करता हूँ और अभी आगे इस कार्य को चलाते रहें। इसी तरह से जैसे हमारा श्रवण सुत्तम ग्रंथ है, वो जैन धर्म में धम्मपद या गीता के समान उसका महत्व है, तो इस तरह के जो पॉपुलर ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को भी उजागर करें। ये भी एक भगवती आराधना, जैसा कि भगवती जी ने भी उसका वर्णन किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके भय को कैसे दूर किया जा सकता है, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। क्योंकि अंत में तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अब शांति पूर्वक इनको अगर मरना है तो घर ले जाइए अस्पताल से। अब बड़े बड़े चिकित्सक भी यही कहने लग गए हैं कि वेंटिलेटर से अच्छा है कि आप इनको अब घर ले जाइए। तो इस तरह के जो मर्म छिपे हुए हैं हमारी इन शिक्षाओं में, वो हमको उद्घाटित होते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः पुनः इनको बधाई देता हूँ और अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि इस दिशा में कुछ प्रयास किया जाए कि हमारे संस्थान में पाली और प्राकृत की विद्याओं का अध्यापन हो सके। और मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी के। उन्होंने मार्मिक उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन भी किया और भविष्य में इस योजना को किस प्रकार से विकसित किया जाए ऐसा भी मार्गदर्शन दिया। तो उसके लिए मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे अध्ययनार्थी जो पधारे हुए हैं, जो 15 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हमने अभी 25 तारीख को कल ही उनका एग्जाम भी लिया था, जिसमें से 55 लोगों ने एग्जाम दिए थे और 6 लोगों ने प्रथम स्थान, 9 लोगों ने द्वितीय स्थान और 11 लोगों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो उनमें 1 मिनट के अंदर उनके नाम घोषित करना चाहता हूँ। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले साध्वी उदिता जी, जिन्होंने 50 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं। और हमारे ही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राक शास्त्री के बच्चे सौरभ गौर ने भी 50 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली डॉक्टर वनिता सुराना जी, रेणु जैन जी दिल्ली, डॉक्टर साध्वी आभाश्री जी, कमल कुमार जी पहाड़िया इंदौर, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सुरेश चौधरी जयपुर, प्राची सुनील कुमार राठी, दीपक कुमार हिमाचल प्रदेश, निशांत मुनि जी, समित मुनि जी, जिनेश सेठ जी, डॉक्टर रवि कुमार जैन, दिनेश चंद शर्मा अजमेर, वैशाली शाह अहमदाबाद, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सपना धीरज लाल शाह, शरद सिंघई, सविता शास्त्री, शशांक सिंघई, प्रमिला प्रकाश मैसूर, शशि सिंघई उज्जैन, बनीता लोहाड़िया जयपुर, बबीता लोहाड़िया जयपुर,
विद्या देवी श्रीकांत चौगले, डॉक्टर प्रियंका शाह अहमदाबाद, दीपा जैन बीना और मंजू जैन गुवाहाटी, इन सभी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक तो टाइम की अधिकता हो रही है और हमारे अध्यक्ष महोदय के वक्तव्य भी हमें सुनने हैं। तो प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और हमारे कार्यक्रम के मार्ग निर्देशक भी हैं, जिनके मार्ग निर्देशन काल में हम सभी लाभान्वित हुए और इतनी ऊंचाइयों प्राप्त करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में पहुंचाने का श्रेय प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी और प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन जी के आशीर्वाद से हम सभी ऊंचाइयों पहुंच रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी को कि वे हम सभी को अध्यक्षीय उद्बोधन से लाभान्वित करें। प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी। गुरुजी म्यूट खोल दिया मैंने आपका। एष सुरासुर मनुसिंद वंदिदम धोध घाई कम्मलम पढ़मामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कत्तारम। अंतर्राष्ट्रीय भगवती आराधना का अंतर्राष्ट्रीय स्वाध्याय माला में उसके प्रथम सत्र में भगवती आराधना का अध्ययन प्राकृत अध्ययन शोध केंद्र के अध्यवसायी विद्वान डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा कराया गया। इसके लिए मैं इस कार्य की सराहना करता हूं। इस सभा में अरुण कुमार जी, प्राचार्य अरुण कुमार जी का उद्बोधन हमें सुनने को मिला। डॉक्टर मणींद्र जी जो एक उत्साही कार्यकर्ता, नेता और विद्वान पुत्र ही नहीं विद्वान भी हैं ऐसा मैं मानता हूं, उनकी ऊर्जस्विता से हम विद्वानों को प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रोफेसर भगवती सुदेश जी ने भी बहुत मार्मिक उद्बोधन हमें दिया, प्रोत्साहित किया। डॉक्टर सुषमा सिंघवी जिनसे मैं हमेशा से ही सीखता रहा हूं और उनका स्नेह भी सदा से रहा है, उनने भी बहुत बढ़िया उद्बोधन देकर के हमें उपकृत किया है। प्रोफेसर विजय कुमार जी ने भी हमें प्रेरित किया है। प्राकृत वाङ्मय सचमुच में भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाला, भारतीय ज्ञान विज्ञान नहीं मानवीय चेतना को एक संबल प्रदान करने वाला वाङ्मय है। उसमें जो विद्या मौजूद है उस विद्या को हमें जानना और समझना चाहिए। वह विद्या जिस भाषा में है उस भाषा को हमने प्राकृत भाषा का नाम दे दिया है। यद्यपि मैं इसे शुद्ध प्रयोग नहीं मानता, क्योंकि जो भाषा प्राकृत शब्द से ही परहेज करती हो, जिस भाषा में प्राकृत शब्द ही ना बनाया जा सकता हो, जिस भाषा जिसे आप भाषा कहते हैं उसके संपूर्ण वाङ्मय में प्राकृत शब्द का उल्लेख भी ना हुआ हो, ऐसी सौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैसाची और भी ना जाने कितनी लोक भाषाओं में जो ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहा, मानवीय समाज में सुरक्षित रहा, उसको हमने प्राकृत संज्ञा से अवहित किया। और वो प्राकृत संज्ञा इसलिए आ गई क्योंकि उसमें सहजता थी। प्रकृति का जो स्वाभाविक लक्षण होता है उसे हमने स्वीकार किया और प्रकृति माने जनता,
जनता की जो भाषा थी उस भाषा के कारण से इसका नामकरण भर प्राकृत भाषा है। सचमुच में प्राकृत भाषा के अभ्यास के अध्ययन के जो प्रयत्न आज तक होते रहे हैं, इन प्रयत्नों से मैं मानता हूं कि शायद ही कोई प्राकृत वांग्मय के अभ्यास में, अध्ययन में, उनके शोधानुसंधान के लिए अग्रसर हो सका होगा। क्योंकि जब हम भाषा पढ़ाने लगते हैं और भाषा के नाम पर जो व्याकरण है, संस्कृतिकरण से प्राकृतिकरण का व्याकरण है, व्याकरण के सिद्धांतों को नहीं पढ़ाते हम, और उसमें जो विकल्प हैं, उसमें जो बहुल विकल्पता है, उससे व्यक्ति घबरा जाता है और वो समझता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है कि हम प्राकृत भाषा सीख सकते हैं। वास्तव में प्राकृत भाषा को यदि हम सिखाना चाहते हैं तो लोक भाषाओं से जोड़ करके हमें जो वांग्मय हमारे पास है, उस वांग्मय के अध्ययन अभ्यास में हमें प्रवृत्त करना चाहिए। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी ने इस स्वाध्याय माला के निमित्त से ये काम प्रारंभ किया है। हम भाषा के निमित्त से, प्राकृत भाषा पढ़ाने के निमित्त से यदि खड़े होंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें सफलता कम मिलेगी। हमें वांग्मय के अभ्यास में जुटना चाहिए। प्राकृत वांग्मय आज ये गौरव प्राप्त कर सकता है कि दार्शनिक अवधारणाओं का मूल स्रोत उपलब्ध वांग्मय में कहाँ है। तो मैं मानता हूं कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्राकृत वांग्मय ही ऐसा वांग्मय है जहां स्पष्ट दार्शनिक अवधारणाएं आज मेल खाती हैं, जिनका हम प्रमाणीकरण कर सकते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है कि आज यदि हम एक वैज्ञानिक प्ररूपणा को महत्व देना चाहते हैं, कल्पनाओं और अंधविश्वासों के पोपडम से बाहर निकलना चाहते हैं और दर्शन शास्त्रीय तत्व ज्ञान से अपने जीवन को मंडित करना चाहते हैं, तो हमें प्राकृत के वांग्मय को महत्व देना होगा। जीवन मूल्यों को पहचानना चाहते हैं तो हमें प्राकृत वांग्मय को अपनाना होगा, क्योंकि आज विश्व का जितना भी कथा साहित्य है उसमें सबसे समृद्ध कथा साहित्य प्राकृत का है। संस्कृत वांग्मय भी, जो नाट्य परंपरा है संस्कृत वांग्मय की, नाटक हैं जो संस्कृत वांग्मय के, उसमें संस्कृत नाटकों का बहुभाग भी प्राकृत को ही मिला है, माने लोक जीवन की भाषा को मिला है। इसलिए उसका लोक भाषा का नाम प्राकृत पड़ गया, क्योंकि प्रकृति जनता को कहते हैं, मातृभाषा को कहते हैं। माता शब्द भी प्रकृति का अर्थ होता है, तो मातृभाषा भी प्राकृत है, जनता की भाषा भी प्राकृत है। और व्याकरण आदि के नियमों से मुक्त होकर के जनजीवन को चेतना देने वाली जो भाषा है, जनजीवन में व्यवहृत होने वाली जो भाषा है, वो प्राकृत भाषा है। अब चूंकि कोई भी जब साहित्य बनता है, निर्मित होता है, तो उसमें व्याकरण का अनुशासन भी आता है और शब्द का अनुशासन भी आता है। जब साहित्य में जब कोई भाषा प्रवेश करती है तो वह व्याकरण और शब्द शास्त्रीय अनुशासन के बिना प्रयुक्त नहीं होती, और यही प्रभाव प्राकृत वांग्मय में है। मैं बहुत विचार करता रहा, मैंने जानकारी करने की कोशिश की कि अगर हम प्राकृत वांग्मय की भाषा को किसी भाषा के समकक्ष रखना चाहें अथवा उसके अनुकरण से प्राकृत वांग्मय को समझना चाहें, तो मुझे ये कहने में कोई कोताही महसूस नहीं होती है कि वो सबसे निकट संस्कृत भाषा से ही प्राकृत वांग्मय को समझा जा सकता है। हेमचंद्र जैसे महाविद्वान ने भी ये इसलिए कहा कि प्रकृति ही संस्कृतम, तुम व्याकरण सीखने जाओगे तो प्राकृत वांग्मय को नहीं समझ पाओगे। अगर तुम्हें संस्कृत की थोड़ी व्याकरण आती है तो तुम प्राकृत वांग्मय को समझ सकते हो। भाषा की प्रकृति जो है वो संस्कृत नहीं है, व्याकरण की प्रकृति संस्कृत है। इसलिए
यदि हम संस्कृत की व्याकरण को जानकर और फिर प्राकृत वाङ्मय को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें ये जानने से स्पष्टता हो जाएगी कि संस्कृत में जो वाक्यों का प्रयोग होता है, कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, उनके जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे ही शब्द हमें प्राकृत वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप प्राकृत वाङ्मय के अध्ययन और अभ्यास की ओर उन्मुख होंगे तो प्राकृत भाषा जो सौरसेनी है, जो अर्धमागधी है, उसे सीखने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। और यदि आप प्राकृत भाषा के व्याकरण के नाम पर अगर व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण नहीं है जबकि वो जैसे बररुचि का प्राकृत प्रकाश है, उसमें व्याकरण की शैली अपनाई गई है और ये बताया गया है कि ये पुष्प शब्द पुष्प कैसे बन गया, संस्कृत शब्द सक्के कैसे बन गया, ये समझाया गया है। अर्थात जो देशज शब्द थे, लोक में प्रयुक्त जो शब्द थे, उन शब्दों को लोक भाषाओं में प्रयुक्त किया जाता था और उन्हीं देशज शब्दों से, देसी शब्दों से साहित्य का निर्माण हो गया। किंतु वह साहित्य का निर्माण, उस वाङ्मय का निर्माण व्याकरण के अनुशासन से भी हुआ और शब्द शास्त्री सौष्ठव माने अलंकार आदि का प्रयोग, छंद की गरिमा भी वहां उपलब्ध होती है। ये सब आएगा, साहित्य शास्त्री सौंदर्य भी आएगा, व्याकरण का अनुशासन भी आएगा, वो आया। हमें उस सब को पढ़ने के लिए इन व्याकरण ग्रंथों की, जिसे हम प्राकृत व्याकरण के ग्रंथ कहते हैं, उनका सहयोग लेना चाहिए और प्राकृत वाङ्मय की सेवा में लगना चाहिए। डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार जी ने भी बहुत सारी बातें स्पष्ट की हैं, मैं तो उनके साथ हूं और मुझे ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि प्राकृत का पाठ्यक्रम जैन दर्शन विभाग के अंतर्गत चले तो बहुत अच्छी बात है। वो पाली का पाठ्यक्रम बौद्ध दर्शन विभाग के अंतर्गत चले। शास्त्री और आचार्य का पाठ्यक्रम पाली और प्राकृत का बना हुआ था जब हमने 1987 में ज्वाइन किया था और उस समय जो सिलेबस हमारे सामने आया था उसमें शास्त्री और आचार्य के पाठ्यक्रम अंकित थे और उस समय तक शास्त्री और आचार्य की परीक्षाएं देने के लिए छात्र अगर सुलभ होते हैं तो वो परीक्षाएं भी चालू थी, परंतु उन छात्रों का मिलना संभव नहीं हुआ और वो धीरे धीरे पाठ्यक्रम विलुप्त कर दिए गए। अब दोबारा से वो पाठ्यक्रम संस्थान में बने हैं, हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। उन पाठ्यक्रमों को जैन दर्शन विभाग के अंतर्गत चलाया जाता है तो इसमें मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और उस केवल प्रसन्नता ही नहीं होगी, उसमें मुझे पूरा सहयोग करने का हर्ष भी होगा, चाहे वो सहयोग आर्थिक हो और चाहे वो सहयोग बौद्धिक हो। मैं जैन दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं और प्राकृत के ग्रंथों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि ये तो हमें समझ में आने वाले नहीं है, इनको समझने में बड़ा डर लगता था। मैंने शास्त्री कर लिया, आचार्य कर लिया, लेक्चरर भी बन गया और जब भी मैं प्राकृत की बात पढ़ता तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, उसमें एक विश्वास जो होना चाहिए था वो नहीं था। वो विश्वास मुझे कैसे आया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो व्याकरण पढ़ करके नहीं आया, जब भी मैंने व्याकरण पढ़ी मैं हतोत्साहित हुआ, परंतु जब मैंने ये नियम ले लिया कि मुझे 1000 पेज पढ़ने हैं, मुझे इतनी गाथाएं पढ़नी हैं, समझ में आए तो समझ में आए, ना आए तो ना आए, परंतु पढ़नी है। और मैं अपने इस अभियान में जुटा रहा और मैंने जब प्राकृत के सेमिनार हुए तो उसमें प्राकृत भाषा में आलेख लिख करके प्रस्तुत करने का भी परिश्रम किया और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने कोई हेमचंद की पूरी व्याकरण नहीं पढ़ी, माने वो 8वां अध्याय नहीं पढ़ा, बररुचि का भी कोई प्राकृत प्रकाश किसी गुरु से नहीं पढ़ा, स्वयं ही पढ़ा जितना मुझे जरूरत लगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्राकृत वाङ्मय को समझने में मुझे
कुछ सहूलियत हुई। आज मैं प्राकृत में गाथाएं भी लिख सकता हूँ, मैं प्राकृत में लेख भी लिख सकता हूँ, आधुनिक गद्य कविता भी लिख सकता हूँ, नाटक भी लिख सकता हूँ। इतनी क्षमता मुझ में कहाँ से आई? व्याकरण पढ़ करके नहीं आई। इसलिए मैंने पहले भी ये कहा था कि हम प्राकृत वाङ्मय के अध्ययन और अभ्यास में अपनी शक्ति लगाएं और वहां जो व्याकरण के संस्कार हैं उन संस्कारों से विद्यार्थियों को परिचित कराएं। व्याकरण पढ़ा करके विद्यार्थियों को भाषा का ज्ञान ना कराएं। वाङ्मय से अपने आप विद्यार्थी भाषा सीख जाएंगे, सौरसैनी सीख जाएंगे, अर्धमागधी सीख जाएंगे, महाराष्ट्री सीख जाएंगे। और जब ये सीख जाएंगे तो उस वाङ्मय में उनकी दक्षता हो जाएगी और उनके इस वाङ्मय में जो अमूल्य निधि छुपी हुई है वह निधि उजागर हो सकेगी, जन सामान्य के काम आ सकेगी। इस काम में हम सब सामूहिक रूप से जुटे। प्राकृत अध्ययन शोध केंद्र के चारों वरिष्ठ शोध अध्येताओं से मेरा ये कहना है कि वे मुट्ठी बन करके चलें, मिल करके चलें और ये मान करके चलें कि हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हम सब एक ही हैं। संस्कृत और प्राकृत अलग नहीं है। संस्कृत और प्राकृत का बहुत घनिष्ठ संबंध है। प्राकृत वाङ्मय की दृष्टि से लोक भाषाएं से ही प्राकृत संस्कृत का वजूद सिद्ध हुआ है। वैदिक संस्कृत और जो आपकी क्लासिकल संस्कृत है, माने कालिदास आदि की संस्कृत है, इनमें बहुत अंतर है। जो वैदिक संस्कृत है वो लोक जीवन के निकट है और जो क्लासिकल संस्कृत है वो बौद्धिक वर्ग की भाषा बनती चली गई, बुद्धिजीवियों की भाषा बनती चली गई और बुद्धिजीवी समाज में कभी भी ज्यादा नहीं रहे हैं, बहुत कम रहे हैं। बहुत कम लोगों की भाषा संस्कृत भाषा रही है। आज भी यही स्पष्ट रूप से हमें स्वीकार करना होगा कि संस्कृत भाषा लोक भाषा कभी नहीं रही और संस्कृत भाषा लोक भाषा कभी इसलिए नहीं बन सकती कि बुद्धिजीवियों के द्वारा ही वह व्यवहृत की जा सकती है। जन सामान्य उसके लिए सक्षम नहीं है। जन सामान्य तो अपना जीवन लोक भाषाओं से जीता रहा है, लोक भाषाओं से ही जिएगा। तो ये जो प्राकृत में प्रयुक्त जो सौरसैनी अर्धमागधी आदि भाषाएं हैं, ये लोक जीवन की भाषाएं थीं। इन भाषाओं में जो साहित्य रचित हुआ वो साहित्य लोकानुभूति से सराबोर है। उन लोकानुभूतियों को आज हमें लोगों के सामने लाना है। यदि हम ऐसा कर सके तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। भाई विजय कुमार जी ने समण सुत्तम की भी चर्चा की थी। समण सुत्तम प्राकृत वाङ्मय की वह वानगी है, वो नवनीत है, क्योंकि ये ऋषियों की वाणी के संकलन से ग्रंथ निर्मित हुआ था। मैं इस समण सुत्तम के अध्ययन में शुरू में प्रवृत्त हुआ था, परंतु मैं कुछ उसमें कर नहीं सका था, रुचि भी पैदा नहीं कर सका था। ग्रंथ देख दाख करके मैंने रख दिया था। बाद में फिर मैं जब प्राध्यापक बना था तब मैंने समण सुत्तम को पढ़ा। तब भी मुझे उसका कोई ज्यादा बहुमान नहीं आया था, परंतु कुछ समय से समण सुत्तम से मैं जुड़ा और उस जुड़ाव के कारण मुझे समण सुत्तम पर टीका लिखने का भी योग बना और समण सुत्तम पर संस्कृत में 380 पेज की टीका मैंने लिख ली थी, जो 2 साल पहले पूरी हुई थी। और अब वह ग्रंथ जल्दी ही आप लोगों के हाथ में आ रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि समण सुत्तम इस संस्कृत टीका के कारण से जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उनमें अवश्य स्वीकृत हो सकेगा। उसमें जो प्रमेय है उस प्रमेय को ये बुद्धिजीवी जो संस्कृतज्ञ लोग हैं वे अच्छी तरह से समझ सकेंगे और प्राकृत वाङ्मय के महत्व को सब समझते हैं, उसके प्रचार प्रसार में भी जुटेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और इस सब के लिए हमें पूरा योगदान परस्पर जारी रखना चाहिए। और ये जो स्वाध्याय माला है
इस स्वाध्याय माला का ये पहला पुष्प था। इस के बाद अब जल्दी से अगले क्रम में और दूसरे ग्रंथों का भी, जिन विद्यार्थियों ने 220 विद्यार्थियों ने साहस किया था, नामांकन कराया था, कक्षा में करीब 100-125 लोग उपस्थित रहे और परीक्षा देने का साहस 55 लोग कर सके और उसमें भी सफलता उन्होंने अर्जित की। जिन लोगों ने इसमें भाग लिया वे सब साधुवाद के पात्र हैं। भगवती आराधना के बारे में आपने थोड़ा बहुत सीखा है, अभी बहुत कुछ सीखना है। आप सब भगवती आराधना के स्वाध्याय का व्रत लीजिए, नियम लीजिए कि अब हम प्रतिदिन भगवती आराधना की एक गाथा पढ़ेंगे और जिस दिन नहीं पढ़ सकेंगे अगले दिन 2 गाथा पढ़ेंगे। इस प्रकार से यदि भगवती आराधना के स्वाध्याय का वो नियम लेंगे तो जैन दर्शन के बहुत सारे सिद्धांतों को तो वो समझ ही सकेंगे, वास्तविक अपने जीवन मूल्य की पहचान करेंगे। जीवन जीते जीते जो उनने सीखा है वो वह मरते समय भी सुरक्षित रख पाएंगे, सुखी रह पाएंगे, मरने के भय से भयभीत नहीं हो पाएंगे। मरने का संदेश भगवती आराधना में नहीं है। मरने की जो घटना अवश्यम भावी है, मरना ही सबको पड़ता है, वह मरना सुखपूर्वक हो, वह मरना धर्म ध्यान की कसौटी पर हो। इसलिए संलेखना का विधान भगवती आराधना में हुआ है। भगवती आराधना है ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, तप की, जो हमारे द्वारा लगन लगाई जाए, वह लगन इतनी सुपाच्य हो जाए, इतनी सहजता से हो जाए कि हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं। जो लौकिक व्यवस्थाएं हैं, जो विषय भोगों की प्रवृत्तियां हैं, वासनाओं का जो आक्रमण हमारे ऊपर होता रहता है, उन आक्रमणों से हम अपने को बचा सकें, इसके लिए भगवती आराधना का उपदेश हितकारी है। हम सब उस उपदेश को जानें और समझें और उसे अपने जीवन में अपनाएं, उतारें। इस भावना के साथ मैं इस 15 दिन की अध्ययन के क्रम को, कक्षाओं को उपयोगी मानता हूं और ये भावना करता हूं कि आगे हम और जल्दी प्राकृत के ग्रंथों को आपके सामने, प्राकृत वाङ्मय हम सबके हित के लिए है, उपकार के लिए है, हम सब उसे अपनाएं। इस भावना के साथ अब सबका आभार मानता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप इससे जुड़े और प्राकृत वाङ्मय के विकास के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। बहुत मार्मिक उद्बोधन एवं अध्यक्षीय भाषण गुरु जी ने प्रदान किया, उनके लिए हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं। और अगले चरण में इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं डॉक्टर दर्शना जैन, जो कि इस कार्यक्रम की संयोजिका भी रही हैं और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के प्राकृत शोध अध्ययन केंद्र के शोधार्थी विद्वान भी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह धन्यवाद ज्ञापन कर इस कार्यक्रम का समापन करें। डॉक्टर दर्शना जैन। नाम कहाँ है? नमो सर्व साहुणम। सभी अतिथिगण, विद्वानगण, अध्ययनार्थीगण, श्रोतागण को यथायोग अभिवादन। इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्राकृत अध्ययन शोध केंद्र जयपुर परिसर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला में पधारे हुए हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभापति उत्सव मूर्ति माननीय प्रोफेसर सियांश कुमार जी सिंगई, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, जैन न्यायविद और जैन दर्शन विभाग के संकाय प्रमुख हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मैं उन्हें प्रणति निवेदित करती हुए और हमारे साथ ही जैन दर्शन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन को भी प्रणति निवेदित करती हुई धन्यवाद देती हूँ। इसी क्रम में
में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अध्यक्ष बौद्ध दर्शन विभाग के लखनऊ परिसर के प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी का भी मैं प्रणति निवेदित करती हुई धन्यवाद देती हूँ। इसी क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर मणिंद्र जी जैन, श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजसेवी हैं, धार्मिक सेवा एवं प्राकृत भाषा के विकास में सदैव संलग्न रहते हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमें हमारे इस कार्यक्रम में समय दिया। इसी कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि प्राचार्य अरुण कुमार जैन जी श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के प्राचार्य हैं और व्याकरण में सिद्धहस्त हैं और इस श्रमण संस्कृति संस्थान से सैकड़ों जैन विद्वानों की यह जन्मभूमि भी है। उनको भी मैं प्रणति निवेदित करती हुई धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे आमंत्रित विद्वद्गण केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के धर्मशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भगवती सुदेश जी मैडम को भी और सम्मानीय सभी आचार्य एवं प्राध्यापक गण को भी धन्यवाद देती हूँ। इसी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर जयपुर परिसर के शिक्षा शास्त्र के आचार्य प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा जी एवं संतोष मित्तल मैम और अन्य प्राध्यापक गण डॉक्टर हरिओम शर्मा सर, डॉक्टर अंजू मैम और अन्य सभी अध्यापकों प्राध्यापक गण का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। व्याकरण विभाग से प्रोफेसर श्रीकांत झा, श्रीधर सर, प्रोफेसर कमलचंद योगी सर, प्रोफेसर विष्णुकांत पांडे जी, इनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। शारीरिक शिक्षा विभाग से आधुनिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र प्रकाश शर्मा जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसी के आगे दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सत्यम कुमारी मैडम जी का भी मैं आभार सहित धन्यवाद देती हूँ तथा कार्यक्रम में पधारे परिसर के सभी प्राध्यापक गण एवं अन्य सहयोगी साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसी आज कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे प्राकृत प्रेमी सभी गुरुजन प्रोफेसर भागचंद जैन नागपुर, प्रोफेसर धर्मचंद जैन कुरुक्षेत्र, प्रोफेसर धर्मचंद जैन जयपुर, प्रोफेसर अनिल जैन पूर्व निदेशक जैन अनुशीलन केंद्र राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर पीसी जैन जयपुर, वर्तमान के निदेशक प्रोफेसर रश्मि जैन जयपुर का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके वह हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। इसी के क्रम में डॉक्टर बालाजी घणोत्कर अहमदाबाद पूर्व निदेशक बीएलआई दिल्ली से, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और इसी क्रम में हमारे मीडिया के प्रभारी डॉक्टर सुनील जैन ललितपुर, इनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और सभी विद्वानों का विशेष आभार सहित धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अल्प निवेदन पर हमें स्वीकृति प्रदान करी। और प्रोफेसर सुषमा सिंघवी मैम का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और अहमदाबाद से प्रोफेसर सलोनी जोशी मैम का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर अर्घनाथ चौधरी सर का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को चलाने के लिए परमिशन दी। अंत में कार्यक्रम में जिन्होंने 15 दिनों तक इस स्वाध्याय माला में अध्ययन किया तथा कार्यक्रम के मूल कर्णधार डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी जैन का विशेष धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते जैसे प्राकृत के बहुचर्चित कार्यक्रम अपना अमूल्य योगदान दिया तथा आशा करती हूँ कि प्राकृत अध्ययन शोध केंद्र जयपुर परिसर के आगामी कार्यक्रम को भी इसी प्रकार
प्रगति प्रदान करेंगे। अंत में हमारे पाली प्राकृत योजना के कर्मठ विकास अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन जी का एवं हमारे अध्येता शोधार्थी विद्वान साथी डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर प्रभात कुमार दास, इनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम में सहयोग दिया। अंत में कार्यक्रम में पधारे हुए अन्य अतिथिगण, प्राध्यापकगण, कार्यालयीय सदस्यगण और भी अन्य सभी अध्ययनार्थीगण जिनका नाम लेना शक्य नहीं है, उन सभी का मैं आभार एवं धन्यवाद देती हूँ। और कंप्यूटर डिपार्टमेंट से शैली प्रकाश मैम, दोनों मैडम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने समय समय पर हमें अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। और न्यू जर्सी से जो मैडम हमारी जो नियमित रूप से क्लास वगैरह अटेंड करी और सुबह का टाइम होता है वहां पर, तो भी उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। यूएसओ से टोरंटो कन्नाडा से आदरणीय मनहर सेठ जी जो दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्टी हैं, उन्होंने भी बिल्कुल नियम से अपना रजिस्ट्रेशन कराया, क्लासें अटेंड करी, तो मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने सभी ने समय निकाल करके हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके साथ में एक बात और कहती हूँ कि स्थानकवासी श्वेतांबर समाज के हैं और उन्हें मैं मत्थे वंदनामी करती हूँ। पांचों साधु साधियों को, निशांत मुनि जी और जो भी साधु साधी जिन्होंने नियम से इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रेशन करवाया, बकायदा क्लासें ली और बकायदा उन्होंने पेपर भी दिए हैं और अपना स्थान भी प्राप्त किया। और जिन जिन का भी स्थान आया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सबको मैं बधाई देती हूँ और इसी तरह से ये क्रम चलता रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आप सभी जानते हैं कि संयोजन का काम बहुत गहनता से होता है और बहुत ज्यादा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है और मैंने वास्तव में इसे इतना बड़ा काम मेरे कंधों पे डाला और मैंने कोशिश करी और इसे अंतर्राष्ट्रीय ये कब पहुंच गया मुझे पता नहीं चला। अंतर्राष्ट्रीय के मैं ये कहूँ ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। ये ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसमें 250 से तो रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन बकायदा क्लासें भी बहुत अच्छे से सबने अटेंड करी। एक ही टीवी पर चला करके एक ही परिवार के 6 मेंबर, एक दिल्ली में जो आज 15 से 25 लोग जुड़े नहीं हैं, वह टीवी पर अपना इंटरनेट चला करके और सभी क्लासेस ज्वाइन करते थे। आज वहां पर किसानों का आंदोलन कुछ हुआ है और 20-25 जने लोग जुड़ नहीं पाए हैं, तो और जिसमें एक डॉक्टर बनीता सुराणा है जो फर्स्ट भी आई हैं, तो लोगों ने बड़ी तन्मयता से सबने क्लास अटेंड करी है और हमारा कार्यक्रम में बदलाव भी इसीलिए हुआ क्योंकि किसान आंदोलन में की वजह से वहाँ इंटरनेट बंद है। तो कुछ काम जब सफलता प्राप्त होती तो हमें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो मैं हृदय से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इसको आगे बढ़ाने के लिए समापन की ओर के लिए मैं सत्येंद्र जी को ये मंच सौंपती हूँ। नमो चिराणम, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दर्शना जी का। सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद कर्तव्य होता है कि डॉक्टर दर्शना जैन जी के मैंने पहले जब प्रोग्राम चालू किया था तो एक छोटे से लेवल में चालू करना चाह रहा था, तो जैसे इनको संयोजक बनाया और उन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा इतना फैलाया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में पहुंच गया, तो इनके ही सुप्रयासों से यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय लेवल में पहुंच गया और आगे भी इस प्रकार से चलता रहे, ऐसी कामना करता हूं। और अब मैं अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी से इस कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया है, तो सभी लोग व्याकुल भी होंगे। तो मैं प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी से इस कार्यक्रम की समाप्ति की अनुमति चाहता हूं और आप सभी से भी विदा लेना चाहता हूं और सभी लोगों से अनुमति चाहता हूं। जय जिनेन्द्र, नमो जिनाणम, जय संस्कृतम, जय भारत।